हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी के पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल इशू चैप्टर के अंतर्गत नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल सामग्री की हानि जो दो प्रकार की होती है, एक सामान्य हानि होती है और एक असामान्य हानि होती है। तो सामान्य हानि अगर है तो सामान्य हानि का लेखा किस तरीके से किया जाएगा इसके बारे में बताऊंगी। तो सामग्री का जब भौतिक सत्यापन किया जाता है और भौतिक सत्यापन के अंतर्गत स्टोर्स लेजर अकाउंट में जो सामग्री का अंतिम शेष दिखाया जा रहा है और सत्यापन में जो पाया गया है, अगर उन दोनों की मात्राओं में अंतर होता है तो अगर सामग्री का क्षय सामान्य कारणों से हुआ है, यानी सामग्री की प्रकृति इस प्रकार की है कि सामग्री के सूखने से या वाष्पीकरण होने से या उसके रिसने से सामग्री की मात्रा में कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस हानि को सामान्य हानि कहा जाता है। और ये सामान्य हानि से उपकार्य की लागत को बढ़ा दिया जाता है। तो इस संबंध में दो विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि ये है कि सामग्री की हानि को कारखाना उपरिव्यय का भाग मानना। कारखाना उपरिव्यय के बारे में मैं पहले लागत के तत्व क्या होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था। तो इस विकल्प को जब काम में लेते हैं तो सामग्री की जब जो हानि हुई है उस सामग्री की हानि को जब हम स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाएंगे तो स्टोर्स लेजर अकाउंट में हम 3 कॉलम बनाते हैं। मेन एक रिसीट्स का कॉलम होता है, प्राप्ति का, एक निर्गमन का होता है और एक बैलेंस का कॉलम होता है। और इन तीनों कॉलमों के तीन सब कॉलम होते हैं। तो सब कॉलम हम रिसीट जो भी प्राप्तियाँ होती हो उनको हम रिसीट वाली साइड में लिखते हैं। जो स्टोर से मटेरियल इशू किया जाता है किसी उपकार्य को उसे हम इशू वाले कॉलम में दिखाते हैं। और उसके बाद जो बैलेंस स्टोर में मटेरियल का बचा है उसको हम बैलेंस वाले कॉलम में दिखाते हैं। तो इसी के लिए अगर सामान्य हानि के बारे में दिया गया है, हमें सूचना दी गई है, तो सामान्य हानि की वजह से इकाइयाँ भौतिक सत्यापन में इकाइयाँ कम पाई गई तो वो सामान्य हानि है। और उस सामान्य हानि में हमें जितनी इकाइयाँ दी गई हैं उन इकाइयों को हम इशू वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इशू के कॉलम में यानी निर्गमन वाले कॉलम में पहला कॉलम क्वांटिटी का होता है, दूसरा रेट का है और तीसरा अमाउंट का कॉलम है। तो जब उनको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मानना है तो जितनी इकाइयाँ सामान्य हानि की दी गई हैं उनको हम इशू वाले कॉलम में निर्गमन वाले स्तंभ में प्राप्त जो भी मात्रा वाला कॉलम है उसमें मात्रा लिखेंगे। और जिस मेथड से हम सामग्री का निर्गमन का लेखा कर रहे हैं, चाहे वो फीफो मेथड हो, चाहे वो लीफो मेथड हो या एवरेज प्राइस मेथड हो, तो जिस मेथड से भी हम मटेरियल को इशू करने का एंट्री कर रहे हैं, तो फीफो मेथड से अगर कर रहे हैं तो जो भी रेट चली आ रही है कि अगर ये सामान्य हानि नहीं होती और इतनी इकाइयों को अगर हम इशू करते तो किस दर से उसको निर्गमित किया जाता, वही दर हम रेट वाले कॉलम में लिखेंगे और मात्रा और दर दोनों को गुणा करके जो अमाउंट होगा उसे हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो जितना अमाउंट होगा वह अमाउंट या वह राशि कारखाना उपरिव्यय मानी जाएगी और उससे उतनी राशि से कारखाना उपरिव्यय को बढ़ा दिया जाएगा। और बैलेंस वाले कॉलम में हम उन इकाइयों को मात्रा वाले कॉलम में से जितनी इकाइयाँ सामान्य हानि की हैं उनको घटा देंगे। घटाने के बाद जो इकाइयाँ होंगी उन्हें हम बैलेंस के या शेष वाले कॉलम में क्वांटिटी वाले कॉलम में उतनी इकाइयाँ लिखेंगे। दर वही होगी जो भी उस प्रश्न में चलती आ रही है और अमाउंट से उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। तो ये तरीका तो है कि जब हम सामान्य हानि की इकाइयों को कारखाना उपरिव्यय का भाग मानेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि सामान्य हानि से शेष सामग्री की लागत को बढ़ा दिया जाए। तो इसमें क्या होगा कि इस विकल्प का अगर हम प्रयोग करते हैं तो निर्गमन वाले कॉलम में हम जितनी इकाइयाँ सामान्य हानि की हैं क्वांटिटी वाले कॉलम में हम उसको लिख देंगे, लेकिन रेट और अमाउंट दर और कुल जो राशि है उसमें हम कोई राशि नहीं लिखेंगे। तो इससे बैलेंस के कॉलम में ये होगा कि मात्रा तो कम हो जाएगी लेकिन मूल्य में कोई कमी नहीं होगी, तो जो बाकी बची इकाइयाँ हैं उनका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से
बाकी बची हुई इकाइयों का मूल्य बढ़ाकर भी हम सामान्य हानि का लेखा कर सकते हैं। तो दो विकल्प हमारे पास है। एक विकल्प है सामान्य हानि को कारखाना अपव्यय माना जाए, और दूसरा विकल्प है कि सामान्य सामग्री की हानि से शेष सामग्री की लागत को बढ़ा दिया जाए। अब इसका एक सवाल मैंने आपको दिया था। सवाल ये है कि एक फर्म पहले आना पहले जाना पद्धति पर अपनी संग्रहागार खाता बही रखती है। माह अप्रैल में जो भी उसने मटेरियल इशू किया है, माह जनवरी 2020 के दौरान सामग्री की जो प्राप्तियां और जो निर्गमन किए गए हैं उनको यहाँ दिखाया गया है। और इन व्यवहारों का अलग अलग लेखा आपको दोनों विधियों के आधार पर करना है। सामग्री के क्षय को कारखाना अपव्यय माना जाए, या सामग्री के क्षय से जो हानि हुई है उसे शेष सामग्री के मूल्य को बढ़ा दिया जाए। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस है 400 इकाइयाँ, दर है 10 रुपये प्रति इकाई, और 1 जनवरी को और 3 जनवरी को 500 इकाइयाँ रिसीव हुई हैं 6 रुपये पर केजी के हिसाब से। फिर 5 जनवरी को 500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। फिर 7 जनवरी को प्राप्ति हुई है 400 इकाइयों की, और दर है 8 रुपये प्रति इकाई। 15 जनवरी को फिजिकल वेरिफिकेशन जो किया गया भौतिक सत्यापन के अंतर्गत वेस्टेज की 10 केजी मटेरियल वेस्टेज हुआ है, ये पाया गया है। 20 जनवरी को 500 इकाइयाँ फिर रिसीव हुई हैं 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। 25 जनवरी को मटेरियल इशू हुआ है 850 केजी, और 26 जनवरी को फिर शॉर्टेज पाया गया है, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन में 40 किलो माल शॉर्ट पाया गया है। और 30 जनवरी को 100 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें हमें स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है, और वेस्टेज को हमें फैक्ट्री ओवरहेड मानना है। तो स्टोर्स लेजर अकाउंट में हम जब बनाएंगे तो इस प्राप्ति वाले कॉलम में 3 सब कॉलम होंगे। एक डेट का कॉलम है, फिर प्राप्ति वाला कॉलम है, उसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू वाले कॉलम में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और बैलेंस यानी शेष वाले कॉलम में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये अपने इसमें इसका फॉर्मेट होगा। अब 1 जनवरी को 400 इकाइयाँ हैं, फीफो मेथड से करना है। तो पहले आया हुआ माल पहले निर्गमित किया जाए, ये माना जाता है इसमें। तो 400 इकाइयाँ हैं 10 रुपये के हिसाब से, 4000 रुपये बैलेंस हो गया इसका। फिर 3 जनवरी को 500 केजी माल और आया है 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, तो 3000 रुपये हो गया। अब 3 तारीख को बैलेंस में जो है 400 यूनिट तो है 10 रुपये वाली, और 500 यूनिट है 6 रुपये वाली। इस तरीके से टोटल मटेरियल है 7000 का। अब इसमें 5 तारीख को 500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। तो 500 इकाइयों में पहले आना पहले जाना वाला हम जब कर रहे हैं, तो पहले की 400 इकाइयाँ हैं, तो 400 इकाइयाँ 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से निर्गमित होंगी, और 100 इकाई 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से निर्गमित होगी, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 4600। अब 10 रुपये प्रति इकाई वाला माल ख़त्म हो चुका है, तो अब रेट बची है केवल 6 रुपये प्रति इकाई। 400 इकाइयाँ हैं 6 रुपये के हिसाब से, तो उसका अमाउंट हो गया 2400। फिर उसके बाद 7 तारीख को 400 इकाइयाँ और प्राप्त हुई हैं 8 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 3200 रुपये अमाउंट हो गया। अब 7 तारीख को जो बैलेंस है वो बैलेंस है 400 इकाइयाँ 6 रुपये वाली हैं, 400 इकाइयाँ 8 रुपये वाली है। इस तरीके से टोटल अमाउंट हो गया 5600। 15 जनवरी को भौतिक सत्यापन के अंतर्गत 10 किलो मटेरियल कम पाया गया, तो उसे हम इशू वाले कॉलम में यानी निर्गमन वाले कॉलम में क्वांटिटी में 10 यूनिट्स लिखेंगे, और पहले आना पहले जाना वाली दर है। तो पहले वाली दर जो है वो 6 रुपये प्रति इकाई है, तो 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हम उसको रेट लिखेंगे, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 60 रुपये। अब बैलेंस में देखिए 400 इकाइयाँ जो 6 रुपये वाली थी, उन्हीं में से ये वेस्टेज मानते हुए उसकी यूनिट्स कम हो गई, 390 यूनिट हो गई, रेट हो गई 6 रुपये, और 400 इकाइयाँ जो 8 रुपये वाली आई है। इस तरीके से बैलेंस हो गया 5540। अब उसके बाद
15 तारीख के बाद 20 तारीख को 500 केजी मटेरियल और आया है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 5000। अब 20 तारीख को बैलेंस जो है उसमें हमारे पास 3 तरीके का मटेरियल हम शो करेंगे। 390 इकाइयाँ 6 रुपये वाली, 400 इकाइयाँ 8 रुपये वाली, 500 इकाई 10 रुपये वाली, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,540। 25 तारीख को जो मटेरियल की डिमांड आई उसमें 850 इकाइयाँ निर्गमित की गई हैं। 850 इकाइयाँ जो निर्गमित होंगी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो पहले वाले माल को पहले इशू किया जाएगा। तो 390 इकाइयाँ 6 रुपये वाली लेंगे, 400 इकाइयाँ 8 रुपये वाली लेंगे, तो और जो डिफरेंस बचा 60 इकाइयाँ, वो 60 इकाइयाँ 10 रुपये प्रति इकाई वाली होंगी। इस तरीके से इशू वाले कॉलम में हम क्वांटिटी 390, 400 और 60 इस तरीके से मिलाकर 850 इकाइयाँ हो गई, और इनको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 6140। अब 6 रुपये और 8 रुपये वाली दर का माल ख़त्म हो चुका है। अब 500 यूनिट जो 10 रुपये वाला था उसमें से भी 60 इकाइयाँ इशू हो चुकी हैं, तो बैलेंस में बच गई 440 इकाई 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, और अमाउंट हो गया 4400। 25 तारीख के बाद 26 तारीख को फिर शॉर्टेज की पाई गई हैं 40 इकाइयाँ। तो शॉर्टेज की जो 40 इकाइयाँ हैं ये नॉर्मल लॉस मानते हुए हम इसको इशू वाले कॉलम में ही दिखाएंगे। क्वांटिटी की 40 यूनिट लिखेंगे, रेट क्योंकि अब एक ही बची हुई है 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 10 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपये अमाउंट हो जाएगा। अब 26 तारीख को जो बैलेंस है उस बैलेंस में 440 में से 40 इकाई वेस्टेज हो गई, तो 400 इकाइयाँ बची 10 रुपये के हिसाब से, अमाउंट हो गया 4000। 30 जनवरी को फिर 100 यूनिट माल आया है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 100 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 1200। और 30 जनवरी को जो बैलेंस है स्टोर्स लेजर अकाउंट में जो बैलेंस हमें दिखाना है वो है 400 इकाइयाँ 10 रुपये वाली, 100 इकाइयाँ 12 रुपये वाली, और अमाउंट हो गया 5200। तो इस तरीके से जो हमने वेस्टेज दिखाया 400 रुपये एक बार दिखाया और 60 रुपये एक बार दिखाया, तो ये 460 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये तरीका तो था पहला विकल्प जो हमने अभी पढ़ा उसमें। अब दूसरा विकल्प ये है कि नॉर्मल लॉस का जो भी नॉर्मल लॉस जो भी है उससे बाकी बची हुई के इकाइयों के मूल्य को बढ़ाना है, इन्फ्लेट करना है। तो इन्फ्लेटिंग प्राइस ऑफ मटेरियल बाय वेस्टेज, तो इसके लिए हम स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाएंगे। फीफो मेथड से अगर बनाना है तो 1 जनवरी को 400 इकाइयाँ बैलेंस में है, 10 रुपये के हिसाब से 4000 इकाइयाँ होंगी, 4000 रुपये होंगे। अब 3 तारीख को 500 यूनिट माल आया 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 3000 रुपये हो गया। 3 तारीख को बैलेंस है 400 इकाइयाँ हैं 10 रुपये के हिसाब से, 500 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 7000 रुपये। 5 तारीख को वही डिमांड आई, 500 इकाइयाँ इशू हुई हैं, तो 500 इकाइयों में 400 इकाइयाँ 10 रुपये वाली इशू करेंगे, 100 इकाइयाँ 6 रुपये वाली, तो इशू हो जाएगा 4600। बैलेंस में बच जाएंगी 400 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा। फिर 7 तारीख को 400 इकाइयाँ आई हैं 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 3200। अब बैलेंस में 400 यूनिट है 6 रुपये वाली और 400 यूनिट है 8 रुपये वाली, इस तरीके से मिलकर है 5600। 15 तारीख को 10 यूनिट वेस्टेज हो गया, तो 10 यूनिट जो वेस्टेज हो गया है तो वेस्टेज वाली इकाइयों को हम इशू वाले कॉलम के क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखेंगे, लेकिन अमाउंट और रेट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि अब जो बाकी बची हुई इकाइयां हैं उनके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट जो है वो कम नहीं हो रहा है, केवल इकाइयां ही कम हो रही हैं। तो जो 400 इकाइयाँ थी 6 रुपये वाली, उसमें से हम 10 इकाइयाँ कम कर देंगे तो 390 इकाइयाँ जाएंगी, और अमाउंट क्योंकि चेंज नहीं होगा तो इसकी रेट बढ़ जाएगी। तो इसकी रेट कैसे बढ़ेगी? 400 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये की थी, लेकिन हम 390 इकाइयाँ ही 2400 रुपये की है, तो पर यूनिट उसकी रेट जो है वो आ जाएगी 6.1
6.154 यानी 390 इकाइयाँ ही 6.154, जो पहले 6 रुपये की थी वो अब 6.154। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि बाकी बची जितनी इकाइयाँ वेस्ट हुई उससे बाकी बची वही इकाइयों के मूल्य में वृद्धि कर दी गई, और 8 रुपये की जो इकाइयाँ हैं उनके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हम फीफो मेथड से इसको कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब उसके बाद 20 तारीख को फिर 500 केजी माल आया, 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये हो गए। तो अब बैलेंस में जो है 390 इकाइयाँ हैं 6.154 रुपीज़ वाली, 400 यूनिट्स हैं 8 रुपीज़ वाली, और 500 यूनिट्स हैं 10 रुपीज़ वाली। इस तरीके से अमाउंट है 10,600। 25 तारीख को 850 इकाइयाँ निर्गमित हुई हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में 850 इकाइयों के लिए 390 इकाई लेंगे हम 6.154 वाली, 400 यूनिट लेंगे हम 8 रुपये वाली, और 60 यूनिट लेंगे हम 10 रुपये वाली। इस तरीके से 6,200 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा। अब बैलेंस में जो बची हैं वो 440 इकाइयाँ बची हुई हैं 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, अमाउंट है 4,400। 26 तारीख को फिर शॉर्टेज पाई गई, 40 इकाइयाँ जो शॉर्ट पाई गई। तो 40 इकाइयाँ वो 440 वाली इकाइयों में से ही है। तो हम इकाइयाँ जो वेस्ट हुई हैं उनको हम इशू वाले कॉलम में, क्वांटिटी वाले कॉलम में 40 यूनिट लिखेंगे, लेकिन रेट और अमाउंट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि इधर बैलेंस में 440 में से 40 इकाइयाँ कम होगी तो 400 इकाइयाँ बची, रेट उसकी 11 रुपये पर यूनिट हो जाएगी, क्योंकि जो 440 इकाइयाँ पहले 4,400 रुपये की थी 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, वो अब 11 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से हो गई। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो नॉर्मल वेस्टेज की इकाइयाँ हैं उससे बाकी बची हुई इकाइयों के मूल्य में वृद्धि कर दी गई। तो दर 1 रुपये प्रति इकाई बढ़ गई। 26 तारीख के बाद 30 तारीख को फिर 100 यूनिट माल आया है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, 1200 रुपये हो गए। तो अब बैलेंस में 400 इकाई हैं 11 रुपये वाली, 100 इकाई हैं 12 रुपये वाली, और बैलेंस बच गया 5,600 इकाई। तो इस तरीके से जब हम नॉर्मल वेस्टेज को ट्रीट करेंगे तो फीफो मेथड या लीफो मेथड जो भी लेना है उस मेथड के हिसाब से हमें 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि नॉर्मल वेस्टेज को हम फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मान लें, या बाकी दूसरा मेथड है कि बाकी बची इकाइयों के मूल्य में वृद्धि कर दी जाए। तो इस तरीके से हम स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाकर नॉर्मल वेस्टेज को किस तरीके से हमें एंटर करना है ये करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे आगे जो भी है उसके बारे में बताऊंगी।